मित्रों, आज अब अगला जो इसमें जो आपका अगला अध्याय में पढ़ना है वो है भारत का रक्षा संगठन, उद्देश्य, भूमिकाएं, समस्याएं, प्रस्तावना। मित्रों, इसमें हम आपको बहुत विस्तार में आपको हम नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि इसको आप लोग जो है 5th सेमेस्टर में पढ़ चुके हैं। सॉरी, प्रथम पेपर में आप लोग पढ़ चुके हैं काफ़ी हद तक, क्योंकि भारतीय रक्षा तंत्र आपका वो पेपर है और उसमें आप लोग लगभग पूरा रक्षा संगठन बहुत विस्तार में पढ़े हैं। तो इसको संक्षिप्त में हम आपको सिर्फ इतना ही पढ़ाएंगे कि जो मुख्य चीज़ें हैं, ठीक है, जैसे उद्देश्य, भूमिका, समस्याएं, प्रस्तावना, ये सारी चीज़ें, समस्याएं, चीज़ आप लोग वहाँ से पढ़ लीजिएगा। हालांकि पढ़ भी चुके हैं, पढ़े भी होंगे, ठीक है। तो भारत का रक्षा संगठन, इसमें देखो बहुत सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे नहीं, क्योंकि बहुत विस्तृत भी हो जाएगा और फिर एक ही चीज़ को कई बार बताना भी उचित नहीं है, ठीक है। जैसे ये सामान्य चीज़ें हैं, भारत एक शांतिप्रिय देश है। इतिहास साक्षी है कि भारत ने कभी भी किसी भी देश को अकारण ना तो परेशान किया है, ना ही कभी किसी देश पे आक्रमण किया है, ठीक है। और इतिहास में भारत ने सिर्फ आक्रमणों को झेला है, कभी बाहर आक्रमण करने भारत नहीं गया। जरूरत भी कुछ नहीं थी, आपस में यहाँ जरूर राजा जो थे आपस में लड़ते रहते थे, लेकिन कभी विदेशी को इन्होंने परेशान नहीं किया। जैसे कि यहाँ पर सिकंदर, बाबर, गौरी, महमूद गजनवी और भी जो आक्रांता है उन सब ने आक्रमण करके किया, ठीक है। यहाँ हम देश की क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखना ही भारत का उद्देश्य था और यही इसका मुख्य उद्देश्य भी रहा है, ठीक है। भारत ने अपने रक्षा संगठन का जो उद्देश्य था उसका यही था, जो कि हम लोग आगे पढ़ रहे हैं, कुछ थे, ठीक है। सशस्त्र सेनाओं को अधिक से अधिक समन्वय एवं एकीकृत निर्देशन प्रदान करना, राष्ट्रीय नीति के निरूपण और कार्यान्वयन में सार्थक एवं सक्रिय रूप से भाग लेना, किसी सैनिक आक्रमण के विरुद्ध प्रत्युत्तर देने के लिए तैयार करना, ठीक है। संगठन चाहे जिसका भी हो, चाहे वह राजनैतिक, धार्मिक या सामाजिक हो, उसके उद्देश्य की प्राप्ति के 3 मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं। पहला नंबर है नीति और योजना निर्धारित अंग, योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु पर्याप्त जनशक्ति, संभारकीय और उचित मात्रा में धन की उपलब्धियां, ठीक है। आज़ादी के बाद राष्ट्र की प्रतिरक्षा एवं विकास का कार्य तत्कालीन भारत सरकार की प्रथम जिम्मेदारी थी, जिसका निर्धारण करना केंद्र सरकार का दायित्व रहा। आज़ादी के बाद भारतीय संसद, सरकार और सेना के उच्च कमान को नई चुनौतियों के साथ नए दायित्व के निर्वाह की समस्या का सामना करना पड़ा और इसी के साथ अनुभव किया जाने लगा कि वर्तमान शताब्दी के युद्धों के उच्च स्तरीय नियंत्रण एवं निर्देशन हेतु उच्च रक्षा संगठन आवश्यक है। उपरोक्त उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए भारत ने उच्चतर रक्षा संगठन का निर्माण किया, जिसमें समय और परिस्थितियों के अनुरूप परिवर्तन एवं संशोधन किया जाता रहा है। भारतीय संविधान की धारा 53 के अनुसार राष्ट्रपति को सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होने का दर्जा प्राप्त है। संसद द्वारा राष्ट्रपति को सशस्त्र सेनाओं के नियंत्रित एवं निर्देशित करने का अधिकार प्राप्त है। यह व्यवस्था प्रजातांत्रिक प्रणाली के अनुकूल है, जिसमें सैनिक एवं असैनिक तत्वों का समन्वय हो जाता है। राष्ट्र की नीतियों को लागू करने का अंतिम साधन युद्ध होता है और आधुनिक युद्ध पूर्ण युद्ध है। इसमें सैनिक एवं असैनिक सभी तत्व शामिल होते हैं। वर्तमान युद्ध की स्थिति अत्यंत विकट होती है। युद्ध और राजनीति का प्रत्यक्ष संबंध होने और युद्ध क्षेत्र के विस्तृत होने की वजह से राज्य की नीति निर्धारित और नियंत्रित करना किसी अकेले के बस की बात नहीं है। राष्ट्रों का विशाल स्वरूप एवं विशाल कार्यक्षेत्र, विस्तृत कार्यक्षेत्र के आधार पर भारत सरकार ने समितियों का गठन किया है। राष्ट्र की रक्षा एवं सुरक्षा सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है, जिसके लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल में रक्षा मंत्रालय का भी गठन किया गया है। मित्रों, यहाँ पर हम जो पढ़ेंगे रक्षा संगठन जो होता है हमारे यहाँ, इसके प्रमुख सदस्य कौन कौन हैं, जिनको मिलाकर हमारा ये संपूर्ण रक्षा संगठन मजबूत होता है, ठीक है। राष्ट्रपति, बाकी विस्तृत में हमने वैसे भी कहा है, विस्तृत जानकारी आप लोग वहां से प्राप्त करिएगा जो हम लोग जो है पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। संगठन के जो प्रमुख सदस्य होते हैं रक्षा संगठन को इस प्रकार हैं। पहला नंबर राष्ट्रपति, जिसे भारतीय सेना का सर्वोच्च सेनापति माना जाता है, ठीक है। यह जो है सेनाओं के प्रयोग और युद्ध संबंधी अंतिम निर्णय लेने का अधिकार राष्ट्रपति को ही होता है, जबकि राष्ट्रपति मंत्रिमंडल एवं प्रतिरक्षा विभाग की अनुशंसा पर ही आदेश देता है। दूसरा नाम होता है मंत्रिमंडल का। मंत्रिमंडल का जो अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री होता है, जो संपूर्ण जो है कार्यवाहियों को करके अंतिम में जो है आदेश
मुख्य राष्ट्रपति को लेकर तुरंत जो है कार्यवाही का आदेश देता है। ठीक है। तीसरे नंबर पे आता है मंत्रिमंडल की रक्षा प्रतिरक्षा समिति। इसका भी अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, जो प्रतिरक्षा नीति को अंतिम रूप देकर मंत्रिमंडल के पास भेजना इस समिति का कार्य होता है। इसके जो सदस्य होते हैं प्रतिरक्षा मंत्री, गृह मंत्री, विदेश मंत्री, वित्त मंत्री, प्रतिरक्षा उत्पादन मंत्री, अगर जरूरत है तो परिवहन एवं यातायात मंत्री, जिनकी उपस्थिति जो है जो अनिवार्य होती है वो प्रतिरक्षा मंत्री, उप मंत्री, तीनों सेनाओं के अध्यक्ष, प्रतिरक्षा मंत्रालय का सचिव, प्रतिरक्षा वैज्ञानिक सलाहकार, प्रतिरक्षा वित्त सलाहकार। मित्रों, वित्त सलाहकार भी जरूरी है क्योंकि आज की संपूर्ण कार्यवाहियों में पैसा नंबर 1 पे। ठीक है। जैसे मोंटेकोकुली ने कहा है कि रक्षा की 3 आवश्यकताएं हैं, धन धन धन, यानी हर प्रकार से धन। अब आप जानते ही हैं टेक्निकल युद्ध, वर्तमान समय में टेक्निकल युद्धों में जिन राष्ट्रों की अर्थव्यवस्था कमजोर रहेगी वो आज के युद्धों को लड़ने की क्षमता उनके अंदर नहीं आएगी कभी भी। अगला है रक्षा मंत्री की अंतरसेना समिति। इसका अध्यक्ष भी उसका अध्यक्ष रक्षा मंत्री होता है तथा इसके जो सदस्य होते हैं रक्षा उत्पादन मंत्री, रक्षा मंत्री, तीनों सेनाओं के अध्यक्ष, रक्षा मंत्रालय का सचिव, रक्षा वित्त सलाहकार, ठीक है, एवं रक्षा वैज्ञानिक सलाहकार। यह समिति 2 अथवा तीनों सेनाओं से संबंधित सभी विषयों पर विचार करती है। अगला है रक्षा अनुसंधान एवं विकास परिषद। इसका अध्यक्ष रक्षा मंत्री होता है, जो इसका कार्य होता है वो रक्षा संबंधी वैज्ञानिक विकास की नीति निर्धारित करना। इसके जो सदस्य होते हैं वो रक्षा मंत्री, रक्षा उत्पादन मंत्री, तीनों सेनाओं के अध्यक्ष, सचिव रक्षा मंत्रालय, रक्षा वित्त सलाहकार, रक्षा वैज्ञानिक सलाहकार, सशस्त्र सेना की चिकित्सा सेनाओं का डायरेक्टर जनरल, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक विकास का डायरेक्टर जनरल होता है। रक्षा मंत्री की थल सेना समिति जो होती है, इस समिति का कार्य केवल थल सेना से संबंधित समस्त प्रशासन, नियंत्रण एवं निर्देशन आदि विषयों पर निर्णय लेना होता है। इसका अध्यक्ष जो है रक्षा मंत्री होता है। बाकी इसके सदस्य जो होते हैं रक्षा उप मंत्री, रक्षा उत्पादन मंत्री अगर जरूरत हो तो, बाकी सचिव रक्षा मंत्रालय, थल सेना अध्यक्ष रक्षा मंत्रालय का वित्त सलाहकार। रक्षा मंत्री की वायुसेना समिति, इस समिति का जो कार्य होता है वायुसेना से संबंधित समस्त प्रशासन, नियंत्रण एवं निर्देशन आदि विषयों पर निर्णय लेना होता है। इसका अध्यक्ष रक्षा मंत्री होता है। अन्य सदस्य होते हैं रक्षा उप मंत्री, रक्षा उत्पादन मंत्री, सचिव रक्षा मंत्रालय, वायुसेना अध्यक्ष, रक्षा मंत्री के वित्त सलाहकार। रक्षा मंत्री की नौसेना समिति जो होती है, इसका भी कार्य वही होता है नौसेना से संबंधित समस्त प्रशासन, नियंत्रण एवं निर्देशन आदि विषयों पर निर्णय लेना। इसका भी अध्यक्ष रक्षा मंत्री होता है। जो सदस्य इसके होते हैं रक्षा उप मंत्री, रक्षा उत्पादन मंत्री, जरूरत हो तो सचिव रक्षा मंत्रालय, नौसेना अध्यक्ष, रक्षा मंत्रालय के वित्त सलाहकार। अगला है रक्षा मंत्री। रक्षा मंत्री रक्षा मंत्रालय का अध्यक्ष के साथ साथ संसद सदस्य भी होता है। रक्षा मंत्री संसद के समक्ष निम्न नीतियों के लिए उत्तरदायी होता है। पहला नंबर है रक्षा संबंधी नीति, संसद के सशस्त्र सेनाओं से संबंधित प्रशासन, नियंत्रण, निर्देशन एवं कार्यक्षमता के प्रश्नों का उत्तर देना। रक्षा कार्यों एवं सेनाओं के लिए धन की व्यवस्था करना। रक्षा शोध नीति का नियंत्रण, निर्देशन एवं संचालन करना। रक्षा मंत्रालय की शासन व्यवस्था करना। अगला है रक्षा मंत्रालय। रक्षा सचिव रक्षा मंत्रालय का प्रमुख कार्यकारी अधिकारी होता है। रक्षा मंत्रालय का उत्तरदायित्व मंत्रिमंडल की रक्षा समिति तथा रक्षा मंत्री की समिति के निर्णयों से संबंधित सेना अध्यक्षों तक पहुंचाना होता है। रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत निम्न विभाग होते हैं, ठीक है। इसके अंतर्गत कई उप विभाग होते हैं जिसका नियंत्रण रक्षा सचिव के पास होता है, ठीक है, जो कि रक्षा मंत्री के प्रति उत्तरदायी होता है। इसके अंतर्गत जो विभाग होते हैं वो इस प्रकार हैं: सशस्त्र सेना सूचना कार्यालय, प्रादेशिक सेना विभाग, ऐतिहासिक विभाग, पेंशन विभाग, विदेशी भाषा विभाग, सोल्जर फेलर तथा एयर माइफ बोर्ड। नेशनल कैडेट कोर यानी एनसीसी होता है। नेशनल एकेडमी सचिवालय यानी राष्ट्रीय एकेडमी सचिवालय भी होता है। 11 नंबर है प्रमुख सेनापतियों की समिति। इस समिति का अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है। भाई तीनों सेनाओं का अध्यक्ष राष्ट्रपति होता ही है, आपको पहले ही बता चुके हैं। तथा इसके जो सदस्य होते हैं वो होते हैं प्रधानमंत्री, रक्षा उत्पादन मंत्री, विदेश मंत्री, वित्त मंत्री तथा तीनों सेनाओं के अध्यक्ष। इसमें जो है रक्षा सचिव उप समिति जो होती है इनकी रक्षा सचिव, रक्षा वित्त सलाहकार, रक्षा वैज्ञानिक सलाहकार, तीनों सेनाओं के अवकाश प्राप्त अंतिम सेना अध्यक्ष। ये उप समिति क्या मतलब होता है? उप सदस्य मित्रों, ठीक है। जो ये समिति होती है प्रमुख सेनापतियों की समिति,
इस समिति द्वारा सेना संबंधी महत्वपूर्ण विषयों पर विचार विमर्श करके उसे रक्षा मंत्री की समिति के पास भेजा जाता है। इसमें सशस्त्र सेनाओं के सेनापति अपनी अपनी सेनाओं को कुशल एवं अनुशासित रखने के साथ साथ समस्त आवश्यकता की व्यवस्था के लिए अपनी सेना के विशिष्ट अधिकारियों से अपेक्षित विचार विमर्श करते हैं। यानी सेना को किस प्रकार शक्तिशाली बनाया जाए, क्या कमियां हैं, किन चीज़ की ज़रूरतें हैं, भाई हम लोग जिन ज़रूरतों को अपनी पूर्ति इसके आधार पर कराते हैं। इसी में रक्षा मंत्रालय वगैरह, बाकी आप लोग इसके पहले मित्रों बाकी सारी चीज़ें आप प्रथम पेपर में आप लोग पढ़ चुके हैं, उसके बारे में हम आपको अलग से पढ़ाना आवश्यक नहीं समझते। ठीक है, बाकी पढ़िए लिखिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। इसी में मित्रों आप लोग NSG के बारे में भी जरूर पढ़ लीजिएगा, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद जिसे कहते हैं। ठीक है, चलिए पढ़िए लिखिए, मस्त रहिए, खुश रहिए।